और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम डिराइव्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं। हम वेस्ट से नॉलेज लेके उसको इंडिया में रिसाइकल कर लेते हैं। मतलब किस प्रकार की इकोनॉमिक्स हो तो वहां से जो देखते हैं कि क्या मॉडल है वो यहाँ पे करें। तो हमारे यहाँ जो ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए वो बहुत कमजोर है। तो हम बाहर से मॉडल लेके उसको इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था हमसे कहीं आगे निकल गई है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे निकल गई है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमसे कहीं आगे है। दीज आर नॉन सोल्यूशंस। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ गए हैं। अगर आप देखें तो आज हम चीन से हाई टेक्नोलॉजी भी लेते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी लेते हैं। हम दिवाली की लाइट्स, गणेश की मूर्ति, पतंग का मांझा, और हाई टेक्नोलॉजी में एपीआई फॉर फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ये सब भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भी R&D पे 0.65% खर्च होता है जीडीपी का। 1% भी नहीं। और चीन 3% करता है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी है, तो इसलिए वो हमसे 22 गुना ज्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं। मैकॉले का बहुत असर है हमारी शिक्षा पद्धति पे। मैकॉले ने जो 1835 के मिनट्स हैं, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी का बेसिस था, उसमें उसने कहा कि ओरिएंट में तो कोई नॉलेज ही नहीं है। जो एक बड़ी यूरोप की लाइब्रेरी है उसमें एक छोटा कबर्ड जितनी बस उसकी है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं कि हम उनको लोकल लैंग्वेज वगैरह में पढ़ाएं। हम उनको जो है अपना जो ज्ञान देंगे और वो उसको रिसाइकिल कर लेंगे। तो उसका आइडिया ये था कि हमको क्लर्क प्रोड्यूस करने, ना कि थिंकर्स। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई, 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, वो सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई, ना कि थिंकर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे यहाँ थिंकिंग की प्रॉब्लम रही, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हुई, और मेरे पिताजी तो पढ़ाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने की थी। और यहाँ तक कि जब नजीब जंग जी जामिया मिलिया के वाइस चांसलर बने, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अच्छी पीएचडी प्रोड्यूस करने हैं, वो उन्होंने कहा कि हमें 21 आईएएस ऑफिसर प्रोड्यूस करने हैं। मतलब हमारे दिमाग में, जो हमारा एलीट क्लास था, उसके दिमाग में ये एक सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बनिस्बत इसके कि हमको थिंकर्स और रिसर्चर्स प्रोड्यूस करना, जिसका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ बीए होता है। होना बीए चाहिए, पर लेकिन बच्चे तो कितने बार इम्तहान लेते हैं, एमए करके, पीएचडी भी कर रहे हैं, एमफिल भी कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये हो गया है कि सिविल सर्वेंट टीचर से ऊपर है, रिसर्चर से ऊपर है। तो ये एक जो हीन भावना, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है हमारे टीचिंग कम्युनिटी में, कि लोग पहले कोशिश करते हैं कि उस सिविल सर्विस वगैरह में जाएं, अगर वहाँ नहीं होता है तो फिर टीचिंग में आ जाएं। तो इससे हमारे जो रिसर्च और टीचिंग वगैरह है, बहुत धक्का लगा। और जो उन्होंने सेपरेट किया टीचिंग को और रिसर्च को इस नीति के चलते मैकॉले की, उससे हमारे यहाँ रोट लर्निंग वो आगे बढ़ी। यानी रट्टा मार के सीख लेते हैं, इम्तहान पास कर लेते हैं, और वो इम्तहान एक पासपोर्ट दे देता है आपको जॉब के लिए, पर नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं होती। नॉलेज जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो हम तो अपने जेएनयू में, यूनिवर्सिटी में देखते थे कि हमारे पीएचडी प्रोग्राम में जो बच्चे आते थे वो ओरिजिनल रिसर्च नहीं कर पाते थे। इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे प्लेजरिज्म वगैरह शुरू हो गया था, क्योंकि उनको समझ नहीं आता था, वो यहाँ से काटा पीटा यहाँ से कर लिया और सिविल सर्विस की तैयारी करते थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये मैकॉले की नीतियाँ हैं उसको हमने बदला नहीं। हमने जो टीचिंग है वो इस प्रकार का नहीं रखा जिससे कि वो हमारा रिसर्च ओरिएंटेशन हो। और हमारे पिताजी बताते थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो टॉप प्रोफेसर्स थे वो 1930 में बोलते थे हमें अच्छी लाइब्रेरी की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम तो टीचिंग के लिए हैं, रिसर्च के लिए नहीं। तो ये इंटरनलाइज हो गया था हमारे जो टीचिंग कम्युनिटी में, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कि हम टीचिंग के लिए हैं, रिसर्च के लिए नहीं है, ओरिजिनल आइडिया जनरेट नहीं, हम तो वेस्ट से नॉलेज लेके उसको यहाँ पे रिसाइकिल कर लेंगे। तो क्या हमें करना है, किस तरह से आइडिया जनरेट करने हैं, क्योंकि समाज का डायनेमिज्म तो डिपेंड करता है कि आप ओरिजिनल आइडिया जनरेट कर रहे हैं, नहीं अपनी समस्याओं से जूझने के लिए। अब जैसे गरीबी की स्टडीज़ 1980s में हुई, तो वो सारी वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस थी। तो वर्ल्ड बैंक का क्या था कि भाई मार्केट को आगे बढ़ाना है, तो सारी की सारी स्टडीज बता रही हैं कि मार्केट को आगे बढ़ाने से गरीबी खत्म हो जाएगी, जबकि उल्टा है, मार्केट को बढ़ाएंगे तो गरीबी और बढ़ेगी। और ये वर्ल्ड बैंक को भी पता था, क्योंकि मिड 80s में वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा कि जो हमारी नीतियां हैं उससे गरीबी बढ़ेगी, तो इसलिए सेफ्टी नेट की जरूरत है। बिना सेफ्टी नेट के लोग और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो सेफ्टी नेट मतलब जैसे हमने इंडिया में सेफ्टी नेट लगाए 2005 के बाद, जब यूपीए सरकार आई, तो हमने राइट टू फूड, राइट टू वर्क, ये सब, राइट टू एजुकेशन सब दिए, तो वो सेफ्टी नेट है। पर लेकिन सेफ्टी नेट समाधान नहीं है। आप कितने लोगों के लिए सेफ्टी नेट बनाएंगे?
अमीर देशों में 5% 7% के लिए, पर भारत जैसे गरीब देश में क्या आप 90% के लिए सेफ्टी नेट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो जो सेफ्टी नेट की नीति थी वो एक तरह से ठीक थी कि वो सोशल एक्सप्लोजन को रोकती है, पर लेकिन वो समाधान नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का। समाधान तो तब होता जब हम प्रॉपरली बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करते, जो गांधी कहते थे। गांधी कहते थे हमें बॉटम अप, विलेज से ऊपर डेवलपमेंट करना है, जबकि सारा का सारा कांग्रेस की जो नीति थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि जो एलीट वर्ग था जो कांग्रेस में, वो चाहता था हमारा डेवलपमेंट हो जाए, फिर वो रिस्क नीचे चला जाएगा। तो ये जो समस्या हमारी शिक्षा की है या बाकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की है, वो ये रही कि हमारे जो पॉलिसी मेकिंग है वो इलीट पॉलिसी मेकिंग हो गया, और उससे समस्या बढ़ती चली गई। तो हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो सारे विदेश चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे बेटर ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ से, तो वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे उनका फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर लेते हैं और उनका फ्रेमवर्क लेके फिर वापस इंडिया आते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सारा उस दिशा में मुड़ जाता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम डिराइव्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं। हम वेस्ट से नॉलेज लेके उसको इंडिया में रिसाइकल कर लेते हैं कि मतलब किस प्रकार की इकोनॉमिक्स हो, तो वहाँ से जो देखते हैं कि क्या मॉडल है वो यहाँ पे करें। तो मैंने एक बार, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हो गए थे, एक सर्जन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो मैंने कहा कि क्या नए प्रोसीजर्स, क्या नई रिसर्च हो रही है एम्स में। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करते, हम तो पिट्सबर्ग का देख लेते हैं, वहाँ से जो लंदन का देख लेते हैं, उसको फिर इंडिया का डेटा जनरेट कर लेते हैं। तो यानी कि एम्स जैसी संस्था में भी आप मतलब बाहर के मॉडल लेके उस पर इंडिया का डेटा जनरेट कर रहे हैं, उससे उनके मॉडल को आप जो है वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए, सोशली रेलेवेंट नॉलेज जनरेशन होना चाहिए, वो बहुत कमज़ोर है। तो हम बाहर से मॉडल लेके उसको इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था हमसे कहीं आगे निकल गई है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे निकल गई है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमसे कहीं आगे है। तो हम उन सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं जो हमारे यहाँ सॉल्यूशन। तो इनको मैंने अपनी किताब में लिखा, ये दीज आर नॉन सॉल्यूशंस। और ये नॉन सॉल्यूशन से समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपका समाधान नहीं है आपकी समस्या का। तो आप सोच रहे हैं कि आपने समाधान निकाल लिया, वो समाधान नहीं हो रहा है, उससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ गए हैं। अगर आप देखें तो आज हम चीन से हाई टेक्नोलॉजी भी लेते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी लेते हैं, है ना। हम दिवाली की लाइट्स, गणेश की मूर्ति, पतंग का मांझा, है ना, पिचकारी, राखी, है ना, और ये लो टेक्नोलॉजी आइटम्स आ रहे हैं वहाँ से। और हाई टेक्नोलॉजी में एपीआई फॉर फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ये सब भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भी R&D पे 0.65% खर्च होता है जीडीपी का, 1% भी नहीं। और चीन 3% करता है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी है। तो इसलिए वो हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए दुनिया का, क्योंकि हर चीज़ में उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हमसे सस्ता। हमारे जो आइटम्स हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो भी वहाँ से सस्ते यहाँ आ रहे हैं।